देखिए फिर सीआरपीसी की धारा 2C फिर शुरू करते हैं। आपका कल सीआरपीसी भी लिखवाई जाएगी भाई, कल लेक्चर नहीं चलेगा कोई, दोनों पीरियड में कल लिखवाया जाएगा। वैसे भी शनिवार को लेक्चर की हिम्मत नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि आपका एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है शनिवार आते आते। तो आइए आपका फिर शुरू किया जाए। 2C हम शुरू किए थे, फिर एक बार दोहराया जाए 2 मिनट और तब आपका आगे बढ़ा जाए। और यहाँ कोरिलेशन भी आपका माने कह सकते हैं कि 7-8 धाराओं से करना है, और कहाँ से क्या क्वेश्चन प्री में बना है, कौन इंटरव्यू में बना है, वो भी हमें जानना है। देखिए आपका 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध, या सामान्य भाषा में गंभीर अपराध या सीरियस ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। 2C में ये बताया गया है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है। इसका मतलब पहला हम बताए थे कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला एक नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। पूरी घटना को या पूरे संव्यवहार को मैटर या मामला कहते हैं, और एक मामले में हो सकता है एक ही अपराध हो या एक से अधिक अपराध। जब रिपोर्ट लिखी जाती है, जब एफआईआर लिखी जाती है, तो एक-एक अपराधों की अलग अलग नहीं लिखी जाती, बल्कि एक साथ पूरे मैटर की लिखी जाती है। और कल हमने एक उदाहरण भी बताया था जिसमें 3 अपराध कराए थे, तो 3 एफआईआर हमने दर्ज नहीं कराई थी, मामला एक था, तो कितना मुकदमा होगा? एक। तो ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या मैटर और अपराध एक हैं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं, ये क्या है? अलग अलग। इसके बाद आपका डायरेक्टली मैटर और अपराध में फिर आपका बताया गया था, पहला कोरिलेशन हम बताए थे 155 का क्लाज 4, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में भी मेंस में बन चुका है, प्री में भी बन चुका है, और तमाम जगह आता है। यदि किसी मैटर में, अपराध हम नहीं यूज कर रहे हैं, यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध है और उनमें से कम एक अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा? संज्ञेय मामला की असंज्ञेय? संज्ञेय। और जैसे ही संज्ञेय मामला माना जाएगा, तो संज्ञेय मामले में आगे अभी बताएंगे हम, अभी न बताया जाए क्योंकि लंबा चल जाएगा इसी पर, तो अभी हम आगे बताएंगे। पहले बेयर एक्ट की भाषा को कवर किया जाए। अगला देखिए भाई, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कि प्रथम अनुसूची के तहत या तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना, यानी कि गिरफ्तारी के वारंट के बिना पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकती है। तो दूसरा पॉइंट, इसमें 3 बातें आपको मिली। पहली बात ये मिली कि संज्ञेय अपराध या मामला कौन होगा। इसके लिए आपका जो बेयर एक्ट इंडिकेट कर रहा है, वह ये कर रहा है कि आप फर्स्ट शेड्यूल में जाइए। तो कल हम प्रथम अनुसूची खोले थे, प्रथम अनुसूची का पहले प्रथम खंड देखे थे, प्रथम खंड का स्तंभ नंबर चौथा हम देखे थे 4। तो आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध वे होंगे जिनका उल्लेख प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 4 में दिया गया है। अब सेक्शन दिए गए हैं और स्तंभ नंबर 4 में या तो संज्ञेय शब्द लिखा है या संज्ञेय असंज्ञेय लिखा है। तो जिन धाराओं के आगे
संज्ञेय लिखा है वह संज्ञेय अपराध, और जिन धाराओं के आगे क्या लिखा है असंज्ञेय, वह असंज्ञेय अपराध। एक लोग पूछ रहे थे वो भी बता दिया भाई, दो बातें यहाँ नए लोगों को बताना है। एक यथोक्त लिखा गया है, यथोक्त जहां भी लिखा रहे, यानी कि ये जो आप दो बार डैश लाइन खींचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की बात है वही बात नीचे भी मानी जाए। जैसे कि मान लीजिए ऊपर की धारा में संज्ञेय लिख दिया गया और नीचे की धारा जो आई उसमें यथोक्त लिख दिया गया, तो यथोक्त का मतलब कि ये जो संज्ञेय अपराध हैं, नीचे वाली धारा भी कौन सी अपराध से संबंधित है, संज्ञेय। ये याद रखिए। दूसरा देखिए, कल पूछ रहे थे एक दो लोग भाई, नए लोगों को ही बताना जरूरी है। दूसरा आपका 109 पर ही दिया था, पहला ही देखेंगे प्रथम अनुसूची का, यहीं से सजा शुरू होती है आईपीसी में। यहाँ चौथा स्तंभ में जो लिखा गया है वह आपका लिखा गया है संज्ञेय या असंज्ञेय जैसी भी स्थिति हो। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है उसके अनुसार वह अपराध या तो संज्ञेय या असंज्ञेय होगा, क्योंकि दुष्प्रेरण असंज्ञेय अपराध के लिए भी किया जा सकता है, संज्ञेय के लिए भी। तो उस हिसाब से उसका निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया तो संज्ञेय, और आपका किसी की पत्नी को ये दुष्प्रेरित कर दिया कि तुम जाओ, और किसी की पत्नी को फुसला कर भगा ले जाओ, तो ये असंज्ञेय। तो ये आपका या मानहानि का मामला है, डिफमेशन का, तो ये भी असंज्ञेय है। तो आगे हम बताएंगे और डिटेल में। दूसरी बात ये कही जा रही है इसमें कि जिसे अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत संज्ञेय बनाया गया हो, तो कल भी मैं बताया था कि अदर ला का मतलब क्या हुआ, तो या तो स्पेशल ला या लोकल ला। अब कल नियम भी बताया था हम कि अगर किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि में स्पष्ट लिख दिया गया है ये अपराध संज्ञेय होगा, तो सीआरपीसी का सहारा नहीं लिया जाएगा, और नहीं लिखा है तो इसका निर्धारण सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के सेकंड खंड से किया जाएगा। कौन सा खंड हम बताए थे? सेकंड। अब उसका निर्धारण दंड के आधार पर किया जाता है, तो दंड के मात्रा भी कल बताई गई थी। जिन अपराधों में मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, 3 वर्ष का कारावास हो या 3 वर्ष से अधिक हो, उसे संज्ञेय अपराध माना गया है, और अन्य अपराधों को असंज्ञेय। अन्य अपराध मतलब जिसमें सजा 3 वर्ष से क्या हो, कम हो। लेकिन ये नियम आईपीसी के तहत प्रयोग न करिएगा। किसके लिए ये नियम हम बता रहे हैं? अदर ला, यानी कि विशेष विधि या स्थानीय। आईपीसी न मार दीजिएगा, क्योंकि आईपीसी में 50 अपवाद है जहाँ की दंड 6 माह है, लेकिन उसे संज्ञेय मनाया गया है। तो इसका, हाँ, संज्ञेय अपराधों में पुलिस को बहुत शक्ति मिलती है। अब एक एक करके जो संज्ञेय अपराध की विशेषताएं हैं एक एक करके देखा जाए। चूंकि संज्ञेय अपराध आपका गंभीर अपराध है, अतः ऐसी दशा में जो पहला पॉइंट देखना है कि संज्ञेय अपराध से केवल पीड़ित, पीड़ित मतलब आहत, आहत मतलब विक्टिम, विक्टिम का मतलब जिसके प्रति अपराध किया गया है, केवल वह ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि कौन प्रभावित होता है? पूरा समाज। तो किस अपराध में पीड़ित के साथ साथ पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है? संज्ञेय की असंज्ञेय? संज्ञेय, यानी कि गंभीर। अब ये आया कि समाज को जस्टिस या न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी
किसकी हैं? तो स्टेट की हैं, राज्य की हैं। अतः जितने संज्ञेय मामले रहेंगे, अगला पॉइंट ध्यान समझिए, जितने संज्ञेय मामले रहेंगे उनमें पीड़ित को या जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको मुकदमा नहीं लड़ना है, बल्कि उसकी ओर से मुकदमा स्टेट लड़ता है, राज्य लड़ता है। फिर एक बार इसको समझिए, अर्थात संज्ञेय अपराधों में अभियुक्त या एक्यूज्ड या मुलजिम के विरुद्ध मुकदमा कौन चलाता है? तो पीड़ित नहीं, बल्कि कौन चलाता है? राज्य अपने नाम से चलाता है। और राज्य का ये कर्तव्य है कि चूंकि पूरा समाज प्रभावित हुआ है तो समाज को न्याय दे, पीड़ित को न्याय दे, और राज्य अभियुक्तों के विरुद्ध स्वयं मुकदमा चलाए और स्वयं मुकदमा चलाकर अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलवाए। अब ये है कि भाई मुख्यमंत्री आकर तो मुकदमा कोर्ट में लड़ेंगे नहीं और पीड़ित की ओर से अधिवक्ता ही होना चाहिए, तो सरकार ने इसके लिए अधिवक्ताओं की फौज बनाई है। और अब अधिवक्ता पर आ जाइए, तो अधिवक्ता आपका सरकारी अधिवक्ता आ जाइए, तो दो धाराएं कम से कम याद रखना है, एक 24 और एक 25। सीआरपीसी की धारा 24 में जो न्यायाधीशों के यहाँ आपराधिक मुकदमे चलेंगे उनमें राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाते हैं, शॉर्टकट में पीपी, यानी कि सरकारी अधिवक्ता। तो लोक अभियोजक किस न्यायालय में बहस करते हैं अभियुक्त को सजा दिलवाने के लिए सरकार की ओर से? तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय न मार दीजिएगा, किस न्यायालय में? न्यायाधीश के। और आपका धारा 25 में एपीओ होते हैं, माने कि आप जब भी जाएंगे एपीओ बनकर तो आपका कार्य क्या होगा? तो काला कोट पहनकर वकील जैसे जाएंगे और जितने संज्ञेय अपराध हैं जो मजिस्ट्रेटों के यहाँ चलेंगे तो राज्य सरकार की ओर से और पीड़ित की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आप बहस करेंगे और प्रयास करेंगे कि संज्ञेय अपराध है तो अभियुक्त को न्यायालय से क्या करवा दें? मजिस्ट्रेट साहब से सजा दिलवा दें। तो सीजीएम तक मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, तो यहाँ तक एपीओ होते हैं। तो एपीओ का मुख्य कार्य क्या है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में क्रिमिनल मुकदमों में किसका पक्ष रखना? सरकार का कि अभियुक्त का? सरकार का, क्योंकि कौन नियुक्त किया है एपीओ को? सरकार। तो किस मामले में सरकार ही मुकदमा लड़ती है, संज्ञेय की असंज्ञेय? संज्ञेय। और दो धाराएं सरकारी अधिवक्ता के लिए हैं, न्यायाधीश के न्यायालय में लोक अभियोजक कौन सी धारा? सीआरपीसी की 24। और एपीओ महोदय कहाँ है? धारा में 25 में। एपीओ किस कोर्ट में राज्य माने अभियुक्त के खिलाफ अभिवचन करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, बहस करेंगे? मजिस्ट्रेट। आगे डिटेल में चलेगा। अब अगला आइए, अगर संज्ञेय अपराध है तो इस अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी, एसएचओ को दी जाएगी, यानी कि थानेदार को दी जाएगी। तो संज्ञेय अपराध में सूचना जो दी जाती है सीआरपीसी की किस धारा के तहत? 154। संज्ञेय अपराध के अब सूचना पहले दिलवाइए। संज्ञेय अपराध की सूचना, चूंकि समाज प्रभावित हुआ है अतः संज्ञेय अपराध होने पर समाज का कोई भी व्यक्ति थाने के भारसाधक अधिकारी को इस अपराध की सूचना दे सकता है। अब सूचना लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी हो सकती है। ये सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो, थानेदार द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा
लिखी जाएगी, 3 प्रतियों में लिखी जाएगी और फिर हस्ताक्षर होगा लिखने के बाद दरोगा जी का और सूचना दाता का। और ये जो सूचना दर्ज हो गई इसी को एक लाइन में एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, रपट इब्तदाई कहते हैं, उर्दू में प्राथमिकी कहते हैं, या प्रथम सूचना प्रतिवेदन, यानी कि रपट इब्तदाई कहा जाता है उर्दू में। अब देखिए बिहार जे में कैसे इंटरव्यू में बना क्वेश्चन भाई, कि ये फर्स्ट क्यों लिखा है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो आखिर सूचना रिपोर्ट या सूचना प्रतिवेदन भी लिखा जा सकता था, तो ये फर्स्ट क्यों लिखा गया है, प्रथम क्यों लिखा गया है, तो इसका जवाब आपको देना होगा। यह देखिए मैं दे रहा हूँ कैसे देना है, कि चूंकि संज्ञेय अपराध की सूचना समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है थाने के भार साधक अधिकारी को, तो ये संभव है कि अपराध एक हो और सूचना दाता अनेक हो। मान लीजिए 1000 लोग चले गए सूचना देने, तो ऐसी दशा में जो सूचना दर्ज की जाएगी वह समय की दृष्टि से फर्स्ट या प्रथम होनी चाहिए। यानी कि अगर 1000 लोग एक ही अपराध की सूचना देते हैं तो कौन सूचना एफआईआर के रूप में दर्ज की जाएगी, जो समय की दृष्टि से क्या हो, प्रथम। यानी कि सबसे पहले जो सूचना थाने को मिली किसी अपराध में, वह सूचना दर्ज कर ली गई और उसके बाद उसी अपराध की लोग सूचना देने पहुंच रहे हैं, तो चूंकि एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है उस मामले में, अतः दोबारा एफआईआर दर्ज नहीं होगा। इसीलिए सूचना प्रतिवेदन के पहले कौन सा शब्द रखा गया है, फर्स्ट या प्रथम। अगला देखिए, अब क्वेश्चन देखिए एसआई में क्या बना था और जे में एपीओ में, कि एफआईआर किस मामले में दर्ज होती है, संज्ञेय की असंज्ञेय की, दोनों। तो दोनों न मारिए, किस में दर्ज कराया गया, संज्ञेय। एफआईआर किस धारा के तहत दर्ज होती है, तो 154 के तहत। फिर आइए, एफआईआर कहाँ दर्ज कराई जा सकती है, तो भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी जा सकती है, यानी कि संज्ञेय मामलों में एफआईआर भारत में कहीं भी दर्ज कराया जा सकता है। प्रयागराज में अपराध हुआ तो आप दिल्ली में भी करा सकते हैं। अब उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, 0 एफआईआर, 0 एफआईआर, नील एफआईआर वो तब बताया जाएगा जब 154 बताया जाएगा, और उसी में सुशांत सिंह का जो केस आया उसको भी हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे, जो लीडिंग केस है इस समय का। अगला देखिए भाई, अगर संज्ञेय अपराध हैं तो आपका पुलिस को बहुत बड़ा पावर मिलता है, और पहला पावर ये है कि वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट जारी कराने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस स्वतः क्या कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट। अब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। अब सेक्शन भी हमें ऐड करना, ये नहीं कि केवल ये 2C में भी बताया गया है, और यही बात आपका किस सेक्शन में बताई गई है, 41। तो 2C का भी सहारा लेंगे। लास्ट लाइन यही तो कह रहा है कि पुलिस क्या कर सकती है, वारंट के बिना। और सेक्शन 41 का जो क्लाज 1 है, ए है, वह भी यही बताता है कि पुलिस संज्ञेय मामलों में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। वो अलग बात है कि 7 वर्ष या कम की सजा है तो कारण लिखे, और 7 वर्ष से अधिक सजा है तो बिना कारण दर्शाए
पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी, लेकिन इतना अभी अंदर परिभाषा में नहीं देखना है। वो अंदर तब देखा जाएगा जब कौन सी धारा डिटेल में चलेगी, 41। अगला देखिए, अगर संज्ञेय अपराध हैं तो पुलिस को एक और पावर मिलता है। वह ये पावर है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तफ्तीश या विवेचना या खोज या अनुसंधान या अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है किस अपराध में, संज्ञेय अपराध में, कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वह विवेचना प्रारंभ कर दे, तफ्तीश शुरू कर दे, खोज शुरू कर दे, अनुसंधान शुरू कर दे। तो अनुसंधान आपका बताया ही जाएगा कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, विवेचना का उद्देश्य क्या होता है, पूछा ही गया है एविडेंस को कलेक्ट करना, साक्ष्य को एकत्रित करना। तो जो क्वेश्चन आया है वो देखिए, धारावाइज हम पहले सामान्य, इसके बाद धारावाइज। 156 का क्लाज 1/156 का क्लाज 3। देखिए क्वेश्चन का मॉडल देखिए, अब जो टेक्निकल क्वेश्चन आया है, किस अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है? तो आप एक लाइन बताइएगा, संज्ञेय अपराध में। किस अपराध में? संज्ञेय। दूसरा, संज्ञेय अपराध में अन्वेषण पुलिस कर सकती है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना करेगी तो धारा 156 का कौन सा क्लास 1, और मजिस्ट्रेट के आदेश से करेगी तो कौन सी धारा 156, ये लेकिन क्लाज कौन सा लागू होगा? 3। तो किस मामले में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश से भी? दोनों मार कराएगा। किस मामले में? संज्ञेय। धारा भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन असंज्ञेय अपराध में आगे बताया जाएगा, अभी अंतर न करिए क्योंकि अभी आपका मिक्स हो जाएगा। जहां तक संज्ञेय अपराध की बात है, संज्ञेय अपराध में आपका 154 बता ही दिया गया कि एफआईआर दर्ज होगा, और संज्ञेय अपराध में जो रिपोर्ट 154 के तहत दर्ज की जाती है वह बता दिया जाए कि वह रिपोर्ट शब्दशः दर्ज की जाती है, यानी कि सारतः नहीं, अक्षरशः। जिस भाषा में सूचनादाता अपनी बात बता रहा है वह उसी भाषा में, यानी कि अक्षरशः उस रिपोर्ट को क्या करना है? दर्ज। ये नहीं, सारतः नहीं, मुख्य मुख्य बातें नहीं। आपने जो सूचना दी वह भले किसी भाषा में हो, टूटी फूटी, उसी भाषा में दर्ज करने के लिए थानेदार क्या है? बात। अगर थानेदार आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है तो अब आईपीसी की धारा 166 ए बनी है। अब जहां की थानेदार दंड का भागी होगा, लेकिन अब आज भी थानेदार बदमाशी करते हैं और जाइए तो पहले गाली देकर भगा देते हैं, लेकिन वकील साहब पहुंच गए तो दो चार बताएंगे नियम कायदे और दो चार एप्लीकेशन दे देंगे, तो उसके बाद माफ़ी मांगने लगेंगे कि गलती हो गई वकील साहब, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अब धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही भी हो सकती है पुलिस एक्ट के, और न्यायिक जांच हो सकती है धारा 35 के तहत। तब विभागीय कार्रवाई बता दी गई है, डिमोशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, और नौकरी से क्या किया जा सकता है? बर्खास्त। ज़्यादा बदमाशी किया है तो वो तो अलग बात है। आइए, इस प्रकार आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था
संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला था, ये बताया गया। अन्वेषण भी बताया गया, वारंट के बिना गिरफ्तारी भी। इसी के विपरीत जो दूसरा मामला है वह हम देखते हैं अब, असंज्ञेय मामला या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला। और असंज्ञेय मामला संज्ञेय के ठीक विपरीत रहेगा, याद रखिएगा, इसके विपरीत नियम चलेंगे। और देखिए क्या क्या नियम, तब दोनों में 10 अंतर बताया जाएगा। यानी कि संज्ञेय के विपरीत नियम असंज्ञेय में चलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बने हैं एपीओ और जे में, और एक एक शब्द बेरट में जो है उसी पर पूछ दिया गया है। तो देखिए अभी तो सामान्य परिभाषा ही चलेगी, ध्यान से देखिए भाई। सीआरपीसी की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला दोनों को परिभाषित किया गया है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल मैटर। यानी कि असंज्ञेय का मतलब ये हुआ साधारण अपराध, यानी कि गंभीर नहीं। तो पहले इसका कंसेप्ट बनाइए। जो ये असंज्ञेय अपराध हम पढ़ाएंगे, अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो ये अपकृत के मामले हैं। यानी कि जो ये हम असंज्ञेय अपराध आपको पढ़ाएंगे, ये शुद्ध रूप से अपकृत का मामला है, यानी कि ये सिविल दोष है भाई, क्रिमिनल नहीं माना जाता समान। तो कौन सा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका ये पूछा जाता है कि कौन सा दोष सिविल रैंक होगा और कौन क्रिमिनल रैंक, यानी कि किसके लिए सिविल सूट दायर होगा और किसके लिए आपराधिक, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एक लाइन में हम बता रहे हैं, वही याद करके जाइएगा। जिस कार्य से पूरा समाज प्रभावित होता है वह अपराध माने गए हैं, और जिस कार्य से पूरा समाज प्रभावित नहीं होता बल्कि केवल वह प्रभावित होता है जिसके प्रति कार्य किया गया है, तो सामान्यतः इसे अपराध न मानकर सिविल मामला माना जाता है। लेकिन फिर भी हमारी सीआरपीसी कुछ ऐसे कार्यों को जो सिविल मामले हैं आपराधिक मामला मानती हैं, और ऐसे कार्यों को क्या नाम देती हैं, संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय, असंज्ञेय। तो ये असंज्ञेय वाले सिविल नेचर के हैं, लेकिन क्या मान लिए गए हैं, क्रिमिनल। ये पहला पॉइंट आपको पकड़ना है असंज्ञेय अपराध की। अब आपका जो बेयर एक्ट की भाषा है वह निकालिए पहले, और तब आपका डिटेल में कोरिलेट करके बताया जाए और कहाँ कहाँ से धाराएं पढ़नी हैं। तो जैसे संज्ञेय कोरिलेट किया गया, तो देखिए असंज्ञेय अपराध भाई 2L निकाल लीजिए, सीआरपीसी की धारा 2 हिंदी में 2 और इंग्लिश में 12। देखिए क्या कहा गया है, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि असंज्ञेय मामले, अब पहला शब्द आइए कि सेक्शन 2L में क्या परिभाषित है, असंज्ञेय अपराध की असंज्ञेय मामला की दोनों। तो आपका क्या जवाब रहेगा, दोनों। फिर आपका दूसरा, मैटर और ऑफेंस में अंतर होता है। पूरी घटना को मैटर कहा जाता है और उस घटना में एक या एक से अधिक अपराध हो सकते हैं, उनको अलग अलग अपराध माना जाता है। कल मैं उदाहरण बताया था, बार बार वही उदाहरण न बताया जाए। इसके बाद आपका 155 का खंड 4 भी फिर गौर करना है
कि अगर कोई मैटर है और उस मैटर में कई अपराध हुए हैं और कम से कम उन अपराधों में एक अपराध भी कैसा निकल जाए, संज्ञेय, तो भले 10 अपराध असंज्ञेय हो, पूरे मामले को क्या माना जाएगा, संज्ञेय। और जैसे ही संज्ञेय मान लिया गया 154 में अब उसके लिए क्या दर्ज होगी, एफआईआर। क्या दर्ज होगी, एफआईआर। याद रखें, एनसीआर नहीं, क्योंकि अब क्या मान लिया गया, असंज्ञेय में मुकदमा की धारा में 154। तो असंज्ञेय अपराध किसे माना जाएगा, तो पहले आपका बेयर एक्ट की भाषा जो है उसको कवर किया जाए। तो असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती, यही बेयर एक्ट में बताया गया है। तो पहले इसी को उठाया जाए कि 2L कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल मेंस में क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बता रहा हूँ बिहार में कई जगह, और इसको डिटेल में आगे बताया जाएगा, अभी तो परिभाषा चल रही है भाई। आपका 2L ये कहता है कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अर्थात जब तक कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट न जारी कर दे तब तक पुलिस को हक नहीं है कि ऐसे अभियुक्त को क्या कर ले, गिरफ्तार। यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं कि नहीं कर सकती, नहीं। लेकिन लेकिन लग गया तो सतर्क रहना भाई। लेकिन इसका एक धारा में अपवाद है, वह धारा आपका सीआरपीसी की 42 है, जहां ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने या उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है या असंज्ञेय अपराध पहले किया है और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उस पर इल्जाम लगाया जाता है, न्यायालय द्वारा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, कि यह व्यक्ति जो खड़ा है यह कैसा अपराध किया है, असंज्ञेय। तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास जानने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। तो क्वेश्चन बना है कि किस उद्देश्य के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या जानने के लिए, सही नाम तथा पता, और किसी के लिए नहीं। कब किया जाएगा वो तो अलग बात है, उद्देश्य पूछा गया है कि असंज्ञेय मामलों में वारंट के बिना किस उद्देश्य के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, तो सतर्क रहना है किसके लिए, सही क्या जानने के लिए अभियुक्त का नाम और पता। अगर सही नाम पता बता देता है तो क्या किया जाएगा, और नहीं बताता है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। तो कितने घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, 24। भाई सभी लोग जानते हैं। अब असंज्ञेय मामले को आगे बढ़ाया जाए, असंज्ञेय मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ऐसी दशा में, यानी कि अब आगे बढ़ा, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय मामला होता है, कौन से मामले असंज्ञेय माने जाएंगे, पहले हम इसका निर्धारण करें तब आगे बताएंगे। देखिए प्रथम अनुसूची में फिर वहीं जाना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड में आईपीसी के लिए वे अपराध असंज्ञेय माने जाएंगे जिनका उल्लेख प्रथम खंड के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 4 में असंज्ञेय के रूप में है। यानी कि जिन धाराओं के आगे क्या लिखा गया है स्तंभ नंबर 4 में, असंज्ञेय, वह कैसे अपराध माने जाएंगे, असंज्ञेय। अन्य विधि के लिए असंज्ञेय अपराध वह माने जाएंगे जिनमें सजा 3 साल से कम हो या मात्र जुर्माना हो। रटे रहिए, अन्य विधि के लिए, ये बार बार हम बता रहे हैं कल से ही, और कई बार अभी बताया भी जाएगा आगे, और ये गलती क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं।
असंज्ञेय अपराध से पूरा समाज ये व्यक्तिगत क्षति होती है, इसमें पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, केवल और केवल जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया है वही प्रभावित होता है। तो जब पूरा समाज प्रभावित ही नहीं हो रहा है तो क्या राज्य अपने नाम से मुकदमा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? नहीं चलाएगा। यानी कि पीड़ित को, अर्थात जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है उसको स्वयं अपना वकील रखना पड़ेगा, स्वयं उसके मुकदमा चलाना पड़ेगा। सरकार कोई सहयोग ऐसे मामलों में नहीं करेगी। अब असंज्ञेय मामलों में सूचना दिलवाई जाए। जो असंज्ञेय मामलों में सूचना दी जाती है वह सीआरपीसी की धारा 155 के तहत दी जाती है। तो संज्ञेय में कौन सी धारा बताई गई थी? 154, और असंज्ञेय में 155। इस सूचना को एनसीआर कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन, एनसीआर, जो पहला पहला अक्षर है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर। अब आइए सूचना दिलवाई जाए। असंज्ञेय अपराध की सूचना 155 धारा के तहत थाने के भार साधक अधिकारी को ही दी जाएगी। ऐसी सूचना आपका कह सकते हैं कि केवल उस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध हुआ है, पूरे भारत में नहीं। ऐसी सूचना का सार लिखा जाएगा, यानी कि हूबहू नहीं लिखी जाती। क्या लिखा जाता है? सार, यानी कि मुख्य मुख्य बात। ऐसी सूचना 2 प्रतियों में दर्ज की जाती है। तो एनसीआर कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में। इसके बाद आपका एक प्रति पुलिस रख लेगी, एक प्रति आपको दे देगी। तो क्वेश्चन ये बना है कि एनसीआर के मामले में, असंज्ञेय अपराध के मामले में जब रिपोर्ट दर्ज हो गई तो पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, न तो वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी और न ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण करेगी, शांति से बैठी रहेगी। तो करेगी क्या? तो जो सूचना दर्ज कराया है उसको निर्देश देगी कि आप जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद करिए, कंप्लेंट करिए, इस्तिगासा करिए। हमारे बस की कोई बात इस मामले में नहीं। न तो मैं अन्वेषण कर सकती हूँ, न ही गिरफ्तार कर सकती हूँ। कहाँ से आदेश निकलवाइए? न्यायालय से। याद रखिए कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में। सार लिखा जाता है कि हूबहू सार। और कि क्या निर्देश देगी? यहाँ तक पूछा गया जेएपीओ में। तो परिवाद जाइए मजिस्ट्रेट के यहाँ और वहाँ से आदेश निकलवाइए, आगे बताया जाएगा। तो कौन सी धारा में है? एक तो वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, न ही अन्वेषण कर सकती हैं। तो आपका 155 क्लास देखिए भाई, 2 है कि 1 है? नहीं, एक बार देख, हल्का सा मिस हो तो भाई डायरेक्ट है ही। देखिए खंड 2 में इन्वेस्टिगेशन है और खंड 3 में गिरफ्तारी है, बस ये जानना है। फिर एक बार समझिए, असंज्ञेय अपराध की विवेचना खंड 2 155 का खंड 2 बताता है कि जब तक मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश न दे दे तब तक पुलिस अन्वेषण तब तक नहीं करेगी। और खंड 3 बताता है कि जब तक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का आदेश न दे तब तक पुलिस ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं करेगी। लेकिन एक अपवाद हमने बताया पहले, सेक्शन 42, वारंट के बिना गिरफ्तारी। लेकिन किस उद्देश्य के लिए? अभियुक्त का क्या जानने के लिए? सही नाम तथा पता। बस आपका
असंज्ञेय जहां तक अपराध की बात है, ये फिर याद रखिएगा, इसमें पुलिस को ज्यादा पावर नहीं है। तो किसमें ज्यादा पावर है और किसमें कम पावर, तो संज्ञेय में ज्यादा। अब लास्ट में अंतर बताया जाए, और 10 अंतर अब आप लोग ही बताएंगे। पहला अंतर आइए भाई, तो पहले बताइए संज्ञेय अपराध की परिभाषा की धारा में 2C, असंज्ञेय अपराध की 12। अब एक एक करके बताते रहिए भाई। संज्ञेय अपराध की परिभाषा लिख लेना है अंतर में 2C, और असंज्ञेय की परिभाषा। कौन गंभीर अपराध है, कौन साधारण? संज्ञेय गंभीर और असंज्ञेय साधारण। किसमें पूरा समाज प्रभावित होता है? संज्ञेय में। और किसमें केवल पीड़ित ही प्रभावित होता है? असंज्ञेय। 3 अंतर निकल गए। आपका चौथा अंतर कि आपका किस अपराध में पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? संज्ञेय। और किसमें सामान्यतः गिरफ्तार नहीं कर सकती? असंज्ञेय। लेकिन इसका एक अपवाद कौन सी धारा भी बताई गई? 42। चौथा अंतर हुआ। संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना स्वतः अन्वेषण भी कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में उसे स्वतः अन्वेषण करने का अधिकार नहीं है। पांचवा अंतर। छठवां अंतर, संज्ञेय अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कौन चलाती है? राज्य। और असंज्ञेय में क्या करना पड़ेगा? खुद ही लड़ना पड़ेगा, वकील रखिए खुद ही। छठवां अंतर। सातवां अंतर, संज्ञेय अपराध की सूचना किस धारा के तहत? 154। असंज्ञेय की सूचना 155। सातवां अंतर हो गया। आठवां अंतर ये हुआ कि संज्ञेय अपराध की सूचना किसको दी जाएगी? भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी। लेकिन असंज्ञेय में किसको दी जाएगी? जिस क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ। अगला, संज्ञेय अपराध की सूचना शब्दशः दर्ज की जाती है कि सार दर्ज किया जाता है? शब्दशः, अक्षरशः। और असंज्ञेय में केवल सार। संज्ञेय अपराध की सूचना कितने प्रतियों में? 3। और असंज्ञेय की? संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस बाध्य है कि वह कार्यवाही करे, लेकिन असंज्ञेय में किसके पास जाने का निर्देश देगी? मजिस्ट्रेट। तो 12 अंतर तो ऐसे आप लोग ही बता दिए। तो यही आपका होता ही है कि जब दोनों का कंसेप्ट, और भी अंतर निकाले जा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं निकाले जा सकते, लेकिन 12 अंतर हमारे हिसाब से पर्याप्त है। कर दिया जाए भाई। अब वो जबरदस्ती धारा और निकालिए कि 156 156 ये भी निकाल सकते हैं कि संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती है और स्वतः भी, दोनों लिख दीजिए। और जबकि असंज्ञेय में केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से, ये दिखा सकते हैं। अगर संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है पुलिस, तो आईपीसी की धारा 166(a) के तहत दंड का भागी होगी, लेकिन असंज्ञेय में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 12-13 पर्याप्त है। तो कल भाई कॉपी लेकर आइए, सीआरपीसी भी लिखवाई जाएगी, पुलिस एक्ट भी। तो सोमवार से फिर लेक्चर चलेगा। कल भाई कॉपी अलग अलग बना लीजिए, सीआरपीसी अभी पहला दिन लिखवाया जाएगा, तो आपका हो सकता है कि सोमवार को भी लिखवाना पड़े, क्योंकि जितना बताया गया उतना पहले अब क्या किया जाए, लिखवाया जाए। और जो लोग बिहार उहार में दे रहे हैं, उत्तराखंड देने वाले हैं, उनके लिए भी काम करेगी सीआरपीसी, ऐसा लिखवाया जाएगा मेंस के लिए भी। तो कॉपी लेकर आइए, कल कल लिखवाया जाएगा भाई।